प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आप सोच रहे हैं ये ऑरेंज मैं अकेले खाने वाला हूं। ऑरेंज तो मुझे बहुत पसंद है, पर इस ऑरेंज में भी साइंस है। इनफैक्ट साइंस हमारे चारों तरफ है। खाने पीने की चीजों से लेके हमारी छोटी छोटी एक्टिविटीज में भी साइंस है। अब इस ऑरेंज को देखिए, इसको खाने के बाद हम इसके छिलके को फेंक देते हैं, पर इसके छिलके में भी साइंस है। ये तो फूल जड़ी की तरह जल रहा है। कमाल है, ये तो जादू हो गया। और एक जादू शिवम भी हमें दिखाने वाला है। काला जादू, बंगाल का ये काला जादू जिस पर चले वो हो जाए शिवम, देखो हमारे पास कितने अच्छे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। देखो देखो, ये क्या कर रहे हो? ये है मेरा काला जादू बंगाल से। तुम जादूगर, शर्म नहीं आती तुम्हें? हमारी साइंस चढ़ने की नाक मत कटवाओ। भाई जादू तो जादू है, मैं तुम्हें और आप सबको भी दिखा सकता हूँ। दिखाओ दिखाओ, जरा हम भी तो देखें जादूगर का कमाल। अच्छा, तुम्हें मेरा जादू देखना है? यहाँ आके बैठो। ओके मैजिक वॉन्ड, दिखा दे अपना कमाल। अब अपने पैर सीधे रखो, हाथ सीधे। वो तो है ही। चलो इसी तरह पीठ सीधी रखना। आगे आगे बोलो, आगे। काला जादू, काला जादू, बंगाल का काला जादू, चल जा दीपिका पे तुड़ुक छू। अच्छा अब उठकर दिखाओ। चीटिंग नहीं। ये तो मुझसे भी नहीं हो रहा। वाक्य शिवम के जादू में कुछ दम है। चलो हार गए। बैठे बैठे कुछ एक्सप्लोर करते हैं। ओह, मैंने ये स्पिनिंग व्हील बनाया है, काफी कलरफुल है ना। इसको स्पिन करते हैं। अरे, इसके रंग तो उड़ गए। लो, मैं सवालों में फिर से अटक गया। यार, तुमने तो मुझे सचमुच फंसा दिया। आप भी अटक गए, लेकिन ये कोई जादू वादू नहीं, ये है प्योर साइंस। ये कमाल है उस फोर्स का जो हमें हमेशा पकड़ कर रखती है। पता चला हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं? मैं तो समझ गई, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण, राइट? हम आसमान में क्यों नहीं उड़ते? चीजें नीचे क्यों गिरती हैं? सिर नीचे पैर ऊपर क्यों नहीं होते? इन सब का जवाब है पृथ्वी की ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण। पर ग्रेविटी का असर सिर्फ यही नहीं, वही है जो बादलों से बरसात कराती है, नदियों को बहाती है और हमारे वायुमंडल को भी रोक कर रखती है। जस्ट इमेजिन, अगर ग्रेविटी ना होती तो हमारा आसमान ही उड़ जाता। ना होती बारिश, ना होते तारे, हवा में उड़ते रहते हम सारे। न्यूटन के सिर पर सेब ना गिरता। ग्रेविटी ना होती तो भला पेड़ कैसे उगता? भाई वो तो है। क्या साइंटिफिक कविता बनाई है ना मैंने? वाह तो बोलो। वाह 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 दीपिका, क्या कविता थी। पर अब जरा आप प्रोज में बात करेंगी और मुझे बताओ, अगर पृथ्वी सचमुच गोल है और उसकी ग्रेविटी हमें नीचे से खींचती है तो हम गिर क्यों नहीं जाते? नीचे की तरफ का ये मतलब थोड़े ना है कि ग्रेविटी कश्मीर में रहने वालों को केरला की तरफ खींचती है। इसका तो ये मतलब है कि पृथ्वी ग्रेविटी से हमें अपने केंद्र की तरफ खींचती है, जिससे हम खड़े हो पाते हैं। तो ये बताओ कि इक्वेटर पर रहने वाले लोग एंगल में खड़े क्यों नहीं होते, सीधे कैसे खड़े हो जाते? मुझे कंफ्यूज मत करो, मैं नहीं जानती तुम्हारे क्यों और कैसे का जवाब। मैं केटू थोड़ी ना हूँ। भाई केटू तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन सच बात बताऊं, मैं भी बहुत चकरा गया हूँ। हाय। अरे ये आप क्या कर रही है? देखो देखो, एक बहुत मजेदार एक्सपेरिमेंट। ये है क्या? इसका जादू
अभी देखो। अरे ये क्या, गुब्बारा तो अपने आप फूलता जा रहा है। चलो दीपिका तुम ट्राई करो। एक मिनट मुझे भरने दो। चल मैं ये डाल दूं इसमें? अरे हाथ से नहीं, जल जाएगा, ड्राई आइस है। अच्छा किटू, लगता है आप थोड़ी बिजी हैं, हम बाद में आते हैं। बिल्कुल भी नहीं, तुम लोगों के लिए मैं कभी बिजी नहीं हो सकती। पूछो क्या पूछना है। एक्चुअली केटू, हम लोग ग्रेविटी की फील्ड में अटक गए थे। तो अटके रहो। मेरा मतलब है ग्रेविटी के फील्ड में अटके रहने में ही भलाई है, वरना सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। केटू, हमें बताइए कि पृथ्वी हमें अपनी ग्रेविटी से अपने केंद्र की तरफ खींचती है, तो फिर इक्वेटर पर रहने वाले लोग एंगल पे क्यों नहीं खड़े होते? वो सीधे कैसे खड़े हो सकते हैं? अब जब ग्रेविटी की बात आई है तो समझना पड़ेगा लॉजिकली। तो शुरू करने का तो सिर्फ एक तरीका है, सर आइजैक न्यूटन, जो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रेविटी के बारे में खुद भी समझा और हम तक भी बात पहुंचाई। सर आइजैक न्यूटन एक महान साइंटिस्ट जिन्होंने 400 साल पहले ग्रेविटी का राज खोल दिया। सर न्यूटन ने पता लगाया कि किसी भी दो चीजों के बीच एक अट्रैक्शन होता है, एक खिंचाव, यही है ग्रेविटी का बल। ग्रेविटी कभी धक्का नहीं देती, इट नेवर पुशेस, इट ओनली पुल्स। सर न्यूटन ने साबित कर दिया कि ग्रेविटी का बल मास या द्रव्यमान पर और डिस्टेंस या दूरी पर निर्भर करता है। सर न्यूटन ने ही ग्रेविटी के नियम को अंतरिक्ष में भी लागू किया। हमारा पूरा सौर मंडल, सोलर सिस्टम भी ग्रेविटी के नियम पर ही टिका है। चंद्रमा भी तो ग्रेविटी के कारण ही पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। एक मिनट, मुझे कुछ तो समझ में आ गया, लेकिन बहुत कुछ नहीं आया। पूछो। क्या न्यूटन जी ने ये कहा था कि हर दो चीज के बीच में ग्रेविटी पुल होता है? मेरा मतलब है आप में और मुझ में और इस कुर्सी में और इस मेज में। I mean, how can that be? हाँ केतु, मुझे भी बात थोड़ी गलत लगी। अगर हर दो चीजों के बीच में ग्रेविटेशनल पुल होता तो हमें पता नहीं चलता। गुड, वेरी गुड कि तुम दोनों ने ये सवाल उठाया, लेकिन न्यूटन जी ने कुछ गलत नहीं कहा था। अब देखो, जैसे इन दो चीजों में ग्रेविटेशनल पुल है, अब दूसरी तरफ हमारी पृथ्वी इतनी विशाल है और हम उसके इतने करीब कि हमें उसकी ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स पता ही नहीं चलता। समझे? ग्रेविटी सब जगह है, लेकिन है एक कमजोर बल। इन दोनों के बीच कितनी ग्रेविटी है? फॉर्मूला लगाकर देखते हैं। F is equal to gm1 m2 divided by r²। यहाँ g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 और m2 है दोनों लड़कियों के द्रव्यमान और r उनके बीच की दूरी। मतलब ना के बराबर बल, शायद रेत के एक कण के वजन से भी कम। अब पृथ्वी का द्रव्यमान है बहुत ज्यादा। कैलकुलेट करें उसकी ग्रेविटी तो पाएंगे कि वही है हमारा वजन या वेट। वो ऐसे, ग्रेविटी हमें नीचे खींचती है, लेकिन हम जिस चीज पर खड़े या बैठे होते हैं वो हमें उतनी ही जोर से ऊपर की तरफ धक्का देता है। यही बल है हमारा वेट या वजन। अब एक सवाल, अगर हम एक ही हाइट से एक भारी बॉल और एक हल्की बॉल को बिल्कुल एक साथ गिराएं तो क्या होगा? मुझे तो लगता है कि भारी चीज ही पहले नीचे गिरेगी, इसलिए बड़ी बॉल ही पहले नीचे गिरेगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सबको मालूम है कि बड़ी बॉल ही पहले गिरेगी क्योंकि वो ज्यादा भारी है। Obviously, पहले तो बड़ी बॉल ही गिरेगी क्योंकि वो भारी है। गलत। फैक्ट तो ये है कि ये दोनों बिल्कुल एक साथ जमीन पर गिरेंगी। ग्रेविटी का बल द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, ना कि वजन पर। वो पर यूनिट मास एक कांस्टेंट है। अभी के लिए मान लो कि ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, आ गुड अर्थ। और ये डंडिया क्या है? हम। आप मजाक कर रही हैं ना? नहीं बाबा, बिल्कुल सीरियस हूँ। यही है तुम्हारे सवाल का जवाब। क्या? दुनिया गोल है, फिर भी हम फिसल कर गिर नहीं जाते।
ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ नहीं बल्कि पृथ्वी के केंद्र की तरफ खींचती है। अंतरिक्ष से देखा जाए तो हम बिल्कुल ऐसे नजर आएंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम कहीं भी हो और किसी भी एंगल पर हमारी पृथ्वी इतनी विशाल है कि हम सबके पैर जमीन पर ही रहते हैं और सिर के ऊपर आसमान। धागे से बंधे इस ग्लास में भरते हैं चने। इमेजिन करें कि ग्लास को घुमाने वाली लड़की है सूरज, ग्लास में चने हैं हमारी पृथ्वी और ग्लास पर बंधा धागा है सूरज की ग्रेविटी। अगर ग्लास को तेजी से घुमाना बंद कर दे तो सब चने मतलब हमारी पृथ्वी सीधे सूरज पर गिर जाएगी। ग्रेविटी उसे अंदर खींच लेगी। मतलब साफ है, गति या स्पीड एक ऐसा फोर्स तैयार करती है जो ग्रेविटी के अंदरूनी खिंचाव के बराबर और उल्टा है। हमारे सोलर सिस्टम में सूरज सबसे बड़ा, सारे प्लैनेट्स के चारों तरफ एक कांस्टेंट पाथ मतलब अपने अपने ऑर्बिट में एक कांस्टेंट स्पीड पर घूमते रहते हैं। बाप रे बाप, अब आया समझ ग्रेविटी का इम्पोर्टेंस। आप भी सोचिए, एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में पहुंच गया, वहां उसने बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च की और अपनी रिसर्च को लिखने के लिए बैठा, लेकिन जब उसने पेन हाथ में उठाया तो कुछ नहीं लिख पाया। सोचो क्यों? अब आप ही बता दीजिए। बिल्कुल नहीं, इस बार सवाल का जवाब खुद ढूंढो। आदत पड़ गई है तुम लोगों को मेरी। और वैसे भी साइंस का मजा तो इसी में है ना। मुझे तो बहुत भूख लग रही है और मेरा बॉइल्ड अंडा कहाँ है? ये तो कच्चे अंडों के साथ मिल गया है। अब कौन सा बॉइल्ड है और कौन सा कच्चा? एक तो ज्यादा घूम रहा है और एक तो रुक गया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। टेस्टी। जवाब मिल गया। हम बात कर रहे हैं ग्रेविटी की। कीटू ने हमसे पूछा था कि पेन होने के बाद भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में क्यों नहीं लिख पाए? ऐसा क्यों हुआ? I got it. मेरे को जवाब मिल गया। बताओ बताओ। बताओ, आप भी जानना चाहेंगे? बॉल पेन हो या फाउंटेन पेन, कोई भी मामूली पेन स्पेस में काम नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेसशिप फ्री फॉल में रहती है। इस कारण स्पेसशिप के अंदर कोई भी इफेक्टिव डाउनवर्ड फोर्स नहीं होता। बस पेन की इंक नीचे नहीं बहती। अंतरिक्ष में इस्तेमाल होता है एक स्पेशल स्पेस पेन जो हर स्थिति में काम कर सकता है। मजेदार बात यह है कि 1967 से पहले ऐसा कोई पेन ही नहीं था जो अंतरिक्ष में काम कर सके। क्या आपको पता है कि स्पेसशिप में एस्ट्रोनॉट्स खड़े होकर सोते हैं? वो तो इसलिए क्योंकि लेटने के लिए भी तो ग्रेविटी चाहिए। इनफैक्ट स्पेस शटल्स में क्या ऊपर है और क्या नीचे ये पता लगाना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो स्पेस शटल्स में यूज होता है एक स्पेशल कलर कोड। फर्श के लिए अलग कलर, दीवारों के लिए अलग कलर और छत के लिए अलग कलर। तो कुछ ऐसी मजेदार होती है साइंस की बातें। अब हम उस जादू का ताला खोलेंगे जिससे इस साइंस के जादूगर ने मुझे लॉक कर दिया था। जादू था वो ग्रेविटी का, मेरा काला जादू। देखिए और समझिए कि क्यों साइंस की दुनिया में ऐसा ही होता है। पीठ और बाहें सीधी, पैर घुटने की लाइन से आगे पीछे नहीं। इस पोजीशन से हम क्या बड़े बड़े पहलवान भी नहीं उठ सकते। और यही है ग्रेविटी की ताकत। हर बॉडी में होता है एक गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस पॉइंट पर हमारा पूरा वजन केंद्रित हो जाता है। यही है हमारे संतुलन का पॉइंट भी। बैठे समय सेंटर ऑफ ग्रेविटी रीढ़ की हड्डी के पास नाभि से थोड़ा ऊपर होती है। ये पॉइंट कुर्सी से होकर हमारे पैरों के पीछे पड़ता है, लेकिन उठने के लिए इस पॉइंट को हमारे पैरों से होकर निकलना चाहिए। इसीलिए पैरों को पीछे खींचे बिना हम उठ ही नहीं सकते। वैसे हाथों को आगे करके या पीठ को झुकाकर भी गुरुत्व केंद्र की पोजीशन बदल कर उठा जा सकता है। तो आप बैठे हो, खड़े हो, लेटे हो या कूद रहे हो,
जरूर ध्यान दें आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। वैसे ग्रेविटी हमें दिखाई नहीं देती, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उसे भूल ही जाएं। भाई आप याद रखे ना रखे, लेकिन हाई जंपर्स को तो ये जरूर याद रखना पड़ता है। वैसे दीपिका, तुम्हारी हाइट कितनी होगी? क्यों? चलो 5 फुट लेते हैं। सोचो, अगर तुम अपनी हाइट से 200 या फिर 300 गुना ज्यादा ऊपर कूद पाती तो कैसा होता? 200 या 300 मतलब 1500 फीट ऊपर। भला कोई इतना ऊपर कूद सकता है क्या? मजाक कर रहे हो ना? थोड़ा थोड़ा, लेकिन अगर ये एक इंसेक्ट होती तो ये मुमकिन था। छोटी छोटी इंसेक्ट से लेकर बड़ी बड़ी चीजों तक सभी में वजन है। क्या आपने कभी सोचा है कि न दिखने वाली हवा में भी वजन है? नहीं मानते? मैं दिखा दूं। 2 बलून्स, दोनों में हवा। अब मान गए? लेते हैं एक छोटा सा। ये चींटियां बड़ी पहलवान होती हैं, अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती हैं। मैंने ट्राई करके देखा, मुझसे तो नहीं होता। आपने आजमाया? और एक और अमेजिंग फैक्ट, चींटियां कभी सोती ही नहीं। ये इंसेक्ट्स हैं बड़े कमाल के। अगर आपके पास एक डॉगी है या फिर एक बिल्ली, तो आप इस इंसेक्ट को जरूर जानते होंगे। परेशान करता है, खून चूसता है, खून इसका खाना जो है। समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फ्ली की, जिसे हिंदी में पिस्सू कहते हैं। अगर किसी को हाई जंप का रिकॉर्ड तोड़ना है तो पिस्सू जी से सीख लें। फ्ली या पिस्सू ऊंची छलांग का चैंपियन। ये अपने शरीर की लंबाई से 350 से भी ज्यादा गुना ऊंचा कूद सकता है। More than 350 times its body length। अगर हम पिस्सू जितना कूद पाते तो एक छलांग में फुटबॉल के मैदान की लंबाई पार कर जाते। पक्षियों का ग्रेविटी से अजब नाता है, और बात सिर्फ उड़ान की नहीं, जिंदा रहने की भी है। पक्षियों को कुछ भी निकलने के लिए ग्रेविटी के डाउनवर्ड पुल की जरूरत है। साइंटिस्ट्स को पता चला है कि वो जीरो ग्रेविटी में जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसीलिए तो वैज्ञानिक पक्षी को स्पेस में नहीं ले जा सकते, बेचारे भूखे प्यासे मर जाएंगे। अजब है ना हमारी ये साइंस की दुनिया। अब वक्त है आपके सवालों के जवाब ढूंढने का। और इन सवालों के जवाब हमारी केटू से अच्छा कौन दे सकता है? हाय। तो आप लोगों ने पूछा था कि क्या माचिस या लाइटर के बिना आग जलाई जा सकती है? मैं आपका जवाब नहीं देती, करके दिखाती हूँ। कागज के कुछ टुकड़े, उन पर डालते हैं KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट, और अब ग्लिसरीन की कुछ बूंदे। लग गई आग माचिस के बिना। या ऐसा ही होता है। आप हमसे यूं ही मिलते रहिए हर हफ्ते, और हम आपको यूं ही मजेदार फैक्ट्स बताते रहेंगे। बाय करने से पहले वक्त है हमारे मजेदार फैक्ट का। क्या आप जानते हैं बतख मतलब डक कैसे बोलती है? क्वैक 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 क्वैक। थैंक यू मिस्टर बतख। लेकिन क्या आपको पता है बतख की आवाज गूंजती नहीं, एको नहीं करती? क्यों? ये तो साइंटिस्ट को भी नहीं पता, रिसर्च चल रही है। क्वैक 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 क्वैक। ये क्वैक क्वैक की आवाज में टटर की आवाज कहां से आ रही है? ओ, तो तू है। तभी मैं सोच रहा हूं ये आवाज में ट्विस्ट कहां से आ रही है। अब आपने किट किट की आवाज तो सुन ली, अब पिट पिट की भी सुन लीजिए, वो तो हमारी तरह बोलते हैं। हम सब इस भोजन चक्र की वजह से ही जीवित हैं। वो कैसे? देखो,
फूड चेन अर्थात आहार चक्र जीव जगत की एक ऐसी श्रृंखला है जिसके अंतर्गत भोजन के माध्यम से शक्ति स्थानांतरित होती रहती है, यानी एनर्जी चैनलाइज होती है और शक्ति ऊर्जा ही जीवन को कायम रखती है। पृथ्वी पर केवल सूर्य ही प्रकाश और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य प्रकाश के द्वारा वनस्पति प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा अपने लिए खुराक बना लेती है। ये ऊर्जा वनस्पति के पत्तों, फूलों, फलों और बीज में संग्रहित होती है। शाकाहारी प्राणी विविध वनस्पति को खाते हैं। इन शाकाहारी जीवों का मांसाहारी जीव निरीक्षण करते हैं। इस तरह ये आहार चक्र चलता रहता है। मनुष्य भी इस फूड चेन का हिस्सा है। क्या हम भी? हाँ, हर स्तर पर ऊर्जा जैविक द्रव्यमान यानी ऑर्गेनिक मैटर के रूप में संग्रहित होती है। यही फूड चेन है। इसमें सर्वप्रथम स्थान वनस्पति का है। सबसे ऊपर अंतिम उपभोक्ता अर्थात लास्ट कंज्यूमर का स्थान रहता है। इस तरह एक पिरामिड सा बनता है। प्रत्येक स्तर पर उसके बाद के स्तर के लिए अंतः शक्ति की मात्रा प्रदर्शित होती है। जब इस फूड चेन का अंतिम उपभोक्ता मृत होता है तब उसके विघटित कोशों को वनस्पति पोषक द्रव्य अर्थात मिनरल्स के रूप में ग्रहण करती है, अर्थात आखिरी कड़ी से प्रथम कड़ी जुड़ जाती है और चेन संपूर्ण हो जाती है, आगे बढ़ती है। और कोई कड़ी गुम हो जाए या टूट जाए तो फूड चेन बिखर जाएगी और ऊर्जा का व्यय होने लगेगा, जिसके कारण जीवन का अस्तित्व पड़ जाएगा। इसलिए हमें अपने इकोसिस्टम को बचाए रखना होगा। किसी भी जाति प्रजाति को लुप्त होने से बचाना होगा, क्योंकि प्रत्येक जीवन अन्योन्य आलंबित है, यानी इंटरकनेक्टेड है। तो अगर जीवित रहने की है फिक्र तो रुकने ना पाए ये आहार चक्र। मुझे लगता है मेरे इस हाइडआउट में लाफिंग गैस लीक हो रही है और मेरी हंसी तो रुक ही नहीं जा रही और मैं कुछ सोच भी नहीं सकता।